बदलते भारत की शान। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से कृषि जगत से जुड़ी अहम जानकारियां हम आपके लिए लेकर आते हैं, ताकि आप उन्हें जानकर उनके प्रति जागरूक हो सके। आज भी ऐसी ही कुछ अहम जानकारियां आप तक हम पहुँचाएंगे। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों बहनों, आइए कार्यक्रम में सबसे पहले नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। आपको जानकारी दें कि हाल ही में दिल्ली स्थित कृषि भवन में किसान ड्रोन के साथ कीटनाशकों के प्रयोग के लिए फसल विशिष्ट SOP जारी की गई। क्या कुछ खास रहा, आइए आपको दिखाते हैं। कृषि भवन में किसानों और अन्य हितधारकों के मार्गदर्शन के लिए सार्वजनिक डोमेन में फसल विशिष्ट ड्रोन के साथ कीटनाशकों के अनुप्रयोग के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाएं जारी की गई। इसके साथ ही मिलेट उत्पादन, प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन के लिए मशीनरी नामक एक पुस्तिका का भी विमोचन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि मंत्रालय के सचिव मनोज आहूजा, मंत्रालय के संयुक्त सचिव सैमुअल प्रवीण कुमार, संयुक्त सचिव S रुक्मणी एवं अन्य अधिकारी गण उपस्थित थे। कृषि में लागत कम करने व कीटनाशकों के दुष्प्रभाव से शरीर को बचाने में किसान को ड्रोन द्वारा व्यापक लाभ मिलेगा। हम सब कृषि मंत्रालय के अधीन काम करने वाले लोग हैं और हम सब यह भलीभांति जानते हैं कृषि हमारी प्रधानता है और इसलिए चाहे रिसर्च का काम हो, चाहे एक्सटेंशन का काम हो, चाहे अन्य योजनाओं के सृजन का विषय हो, सरकार की प्राथमिकता पर कृषि को बढ़ावा देना और किसान की माली हालत सुधरे, यह आरंभ से प्राथमिकता रही है। हम सब यह भी जानते हैं कि कृषि का क्षेत्र चुनौतियों से भरा हुआ है और नित नई चुनौतियां आने की संभावना बनी रहती है। इसलिए समय समय पर सोच का परिवर्तन, समय समय पर विधाओं का परिवर्तन, ये करते रहने की निरंतर आवश्यकता बनी ही रहती है। एक समय था जब परंपरागत कृषि होती थी और उस पर ही लोग संतुष्ट रहते थे, लेकिन आज कृषि के क्षेत्र में बाकी सब चुनौतियां हैं, लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ी चुनौती ये है, कृषि के क्षेत्र में काम करने वाला किसान एक तो कृषि पर ठहर सके और भविष्य की पीढ़ी को भी हम कृषि कार्य करने के लिए आकर्षित कर सकें। दूसरा, कृषि के उत्पादन में लागत में कमी आए और किसान को मुनाफा हो सके। जब इन सब चीज़ों पर विचार करते हैं
तो निश्चित रूप से मंत्रालय समय समय पर अनेक बातों को विमर्श करता रहता है। दलवई कमेटी भी अनेक प्रकार का अध्ययन करती रहती है, समय समय पर हम लोगों को अवगत कराती रहती है। हमारे वैज्ञानिक बहुत ही शिद्दत के साथ अपने अनुसंधान का काम करते हुए विद्यमान चुनौतियों का सामना और समाधान कैसे करें, इस दृष्टि से प्रयत्नशील रहते ही हैं। लेकिन इन सब के साथ साथ वर्तमान परिस्थितियों में इन उद्देश्यों को पूर्ण करने की दिशा में जब हम सोचते हैं तो निश्चित रूप से यह लगता है कि आने वाले कल में अगर कृषि में तकनीक का समर्थन नहीं होगा तो हम लोग अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और इसलिए जितनी भी भारत सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं में तकनीकी समर्थन कैसे जुड़े, इस बात का प्रयत्न विभाग के द्वारा हमेशा होता रहता है और प्रधानमंत्री जी भी इस पर हमेशा बल प्रदान करते रहते हैं। और इसीलिए आप देखिए कि हमारा पीएम किसान जैसी बड़ी स्कीम, जिसमें लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपया अभी तक लोगों के अकाउंट में पहुंच चुका है और किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह उस पर खड़ा नहीं है। इसी प्रकार से देखेंगे तो सूक्ष्म सिंचाई योजना के भी परिणाम काफ़ी अच्छे आना आरंभ हो गए हैं। प्राकृतिक कृषि जैसे विषयों को भी आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है। हम सब फर्टिलाइज़र की दृष्टि से हमेशा सोचते थे कि ज़िंदगी भर यूरिया पर और यूरिया के इंपोर्ट पर ही हमको निर्भर रहना पड़ेगा, लेकिन हिंदुस्तान ने नैनो यूरिया भी बनाया, नैनो डीएपी भी अब आने वाला है और इस दिशा में काफ़ी कदम बढ़ाए गए हैं और आने वाले कल में और भी बढ़ाए जाने वाले हैं। मिलेट्स का विषय हम सब लोगों के सामने है ही। मिलेट्स ईयर भारत के प्रस्ताव पर ही पूरे दुनिया में मनाया जा रहा है और जहाँ जहाँ, जैसा भी हिमांशु पाठक जी ने बताया कि जहाँ जहाँ जिस जिस प्रकार के फोरम की मीटिंग्स हो रही हैं, मिलेट्स के हमारे विषय को काफ़ी प्रधानता भी मिल रही है और मान्यता भी मिल रही है। और इसलिए निश्चित रूप से जब किसी विषय को इतने बड़े पैमाने पर मान्यता मिलती है तो हमारी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है, क्योंकि कई बार मान्यता मिलती है, स्वीकृति मिलती है तो हमारे लिए प्रसन्नता का विषय तो होता ही है, लेकिन प्रसन्नता के साथ साथ जिम्मेवारी भी बहुत बढ़ जाती है। आज मिलेट्स की मांग बढ़ेगी, मिलेट्स की खपत बढ़ेगी, देश में भी बढ़ेगी, दुनिया में बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से हमें उत्पादन भी बढ़ाना पड़ेगा, उत्पादकता भी बढ़ाना पड़ेगी, प्रोसेसिंग भी बढ़ाना पड़ेगी, एक्सपोर्ट भी करना होगा। तो आज मिलेट्स ईयर जब भारत के प्रस्ताव पर सारी दुनिया ने तय किया है तो सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी हमारी है। कल अगर बीज की ज़रूरत पड़ेगी तो लोग हम ही से कहने वाले हैं। कल कोई प्रोसेसिंग पदार्थ की ज़रूरत पड़ेगी तो लोग हमारी तरफ ही देखने वाले हैं। और उत्पादन और उत्पादकता पर इसलिए हम सब लोगों को ध्यान देने की निश्चित रूप से आवश्यकता है और उस मामले में मंत्रालय और आईसीआर दोनों काम कर रहे हैं। यह अच्छी बात है, लेकिन आने वाले कल में और काम करने की आवश्यकता है। ड्रोन टेक्नोलॉजी का विषय हम सब लोगों के सामने है। मुझे ध्यान है जब पिछले वर्षों में टिड्डी का प्रकोप आया था तो उस समय अभिलक्ष लेखी साहब मंत्रालय में थे, बाकी कुछ और भी लोग होंगे, लेकिन उस समय बड़ा संकट था क्योंकि 30 साल बाद टिड्डी का प्रकोप हमारे हिंदुस्तान में आया। तो हमारा जो टिड्डी का डिवीज़न था वो एक तौर से शांति में पड़ा हुआ था। मुझे लगता था अब तो कुछ होएगा नहीं, लेकिन एकाएक आ गया टिड्डी। और फिर सामान्य तौर पर यही प्रैक्टिस थी, पाकिस्तान से लगे हुए इलाके में ही टिड्डी आती थी। तो टिड्डी दिल्ली तक आ गई, उधर मध्य प्रदेश में झांसी तक पहुंच गई, तो एकाएक बड़ा संकट आया। तो उस समय जो कुछ किया जा सकता था करने का प्रयत्न किया, लेकिन उस दौरान ये महसूस हुई कि
अगर ड्रोन का उपयोग हम इसमें कर सकते तो शायद हम ज़्यादा जल्दी उसको परास्त करने में कामयाबी हासिल कर पाते। तो उस समय ड्रोन का प्रयोग करें, इसके लिए बहुत तकलीफ़ें आई थी। यद्यप ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करना था तो बाकी तकलीफ़ें जल्दी दूर हो गई, लेकिन फिर भी एक संकट उस समय तक था। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जिस प्रकार से तकनीक के समर्थन पर हमेशा बल देते रहते हैं, नई नई चीज़ों को बताते रहते हैं, उन पर काम करते रहते हैं, और उन्हीं के प्रेरणा से ड्रोन टेक्नोलॉजी को हिंदुस्तान की सरकार ने स्वीकार भी किया, कृषि के क्षेत्र में भी स्वीकार किया। हम लोगों ने SOP बनाया और उसके बाद स्कीम भी हमारी अच्छी बनी, और उस स्कीम के अंतर्गत जो सरकार के हमारे संस्थान हैं उनको 100% मदद करने का तय किया, जिससे इसको और ज़्यादा प्रोत्साहन मिले, जल्दी प्रचार इसका बढ़ सके। और फिर SC ST हो, महिला हो, युवा हो, सामान्य किसान हो, FPO हो, सबके लिए अलग अलग प्रकार के अनुदान का तय किया गया, और जिसका लाभ निश्चित रूप से मिल रहा है। और मुझे लगता है मंत्रालय ने ICR को भी आवश्यक नया कार्यक्रम करते हैं तो हम सही कर लेता है, उसका उपयोग भी कर लेता है, लेकिन हम अंतिम व्यक्ति तक उसे नहीं पहुंचा पाते हैं। यह निश्चित रूप से हमारी एक तौर से विफलता भी है, और इसलिए ड्रोन का जो उपयोग है वो छोटे किसान तक कैसे हो। और इसके लिए जब स्कीम बन रही थी तो सामान्य किसान और सामान्य एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को भी प्रावधान करके जिसमें जोड़ा गया। तो उसके पीछे यही उद्देश्य था कि जितना विकेंद्रीकरण हो जाएगा, क्योंकि KBK की अपनी सीमा है, यूनिवर्सिटी की अपनी सीमा है, राज्य सरकार की भी अपनी सीमा है, लेकिन जब तक विकेंद्रीकरण पूर्णता नहीं होगा तब तक इसको हम अंतिम व्यक्ति तक लाभ की स्थिति में नहीं पहुंचा पाएंगे। और इसलिए स्कीम अब अच्छी बन गई है, और मैं DG साहब को भी ये कहना चाहूँगा कि हमारे स्नातक और स्नातकोत्तर के विद्यार्थी जब निकलते हैं तो उस समय एक कार्यक्रम करके कृषि से संबंध रखने वाली जितनी टेक्नोलॉजी है उनका एक ना एक कोई सत्र विश्वविद्यालय में या ICR में होने की हमको परंपरा डालना चाहिए। आज जब हमने एग्रीकल्चर ग्रेजुएट के लिए प्रावधान किया है तो सबके सब निकलेंगे तो आज की स्थिति में हर एक को तो नौकरी मिलती नहीं है। तो कम से कम एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट इस दिशा में काम करना शुरू कर दे कि वो सॉइल हेल्थ टेस्टिंग शुरू कर दे, ड्रोन का उपयोग करना शुरू कर दे, तो उसके रोज़गार के भी साधन हो जाएंगे। दूसरा, अगर उसके पास अपनी भूमि है तो वो किसानी करने की ओर भी प्रवृत्त हो पाएगा, और हमारा कार्यक्रम भी अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पाएगा। तो इस दृष्टि से भी हम लोगों को कुछ करना चाहिए। केंद्र सरकार की दृष्टि से देखें तो कुल मिला के हमारे पास सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कृषि विज्ञान केंद्र ही है, जिस पर कृषि मंत्रालय का भी और ICR का भी पूरा जोर चल सकता है। बाकी सारी चीज़ें राज्य सरकारों के माध्यम से हम करते हैं। राज्य सरकारों की अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं, अपनी अपनी पद्धतियां हैं, तो उसके कारण जैसा सोचते हैं वैसा सामान्य तौर पर कई बार परिणाम नहीं आ पाता है। तो इसलिए KBK को सक्षम बनाने की दृष्टि से मनोज जी, मुझे लगता है हम लोगों को कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि एक्सटेंशन के काम के लिए हम आत्मा परियोजना के तहत काम करते ही हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ कोशिश करने के बावजूद भी कृषि विज्ञान केंद्र और आत्मा परियोजना का जितना समन्वय और उस समन्वय का जितना लाभ और एक साथ मिलकर जो रोड मैप बनना चाहिए उसका सर्वदा देश में अभाव है। और ज्ञान KBK के पास है और पैसा आत्मा के पास है, तो दोनों की अपनी कुछ व्यावहारिक कठिनाइयाँ भी हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि आत्मा अपना काम कर ही रही है और उनके साथ KBK जितना जोड़ सकता है जोड़ा ही है, लेकिन KBK की क्षमता वृद्धि की दृष्टि से एक्सटेंशन का काम अगर केंद्र सरकार भी अपने हाथ में ले तो मुझे लगता है ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जिसकी जांच पड़ताल आप रोज़ रोज़ कर सकते हैं और इसका लाभ निश्चित रूप से होगा। क्योंकि अब जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी भी है तो निश्चित रूप से अब हर आदमी तो ड्रोन नहीं खरीद सकता है,
लेकिन छोटे छोटे किसान मिलकर अगर ड्रोन का उपयोग करें तो उसके लिए प्रचार प्रसार भी चाहिए, उसके लिए व्यक्ति भी चाहिए, उसके लिए साधन भी चाहिए। तो इस दिशा में मुझे लगता है सोचना चाहिए और मुझे प्रसन्नता है कि टेक्नोलॉजी की दृष्टि से हमारा कृषि मंत्रालय और ICR दोनों अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन इस पर निरंतर काम करते रहने की आवश्यकता इसलिए रहेगी कि चुनौतियां दिन पर दिन बदलती जा रही हैं। अभी कल भी हम लोगों ने साथी पोर्टल को लॉन्च किया, उसका भी सीड ट्रेसिबिलिटी की दृष्टि से काफ़ी उपयोग होगा। पेस्टिसाइड की दृष्टि से हम लोग विचार कर ही रहे हैं। नैनो यूरिया आ गया, नैनो DAP भी आ जाएगा कुछ दिन बाद। तो निश्चित रूप से इसमें ड्रोन का बहुत उपयोग हो जाएगा और ये उपयोग हो सके इसलिए निश्चित रूप से हम लोगों को आम व्यक्ति तक ड्रोन कैसे पहुँचे इसकी पूरी योजना भी बनाना चाहिए और KVK की क्षमता वृद्धि भी कैसे कर सकते हैं उस पर भी हमें काम करना चाहिए। आज ऑनरेबल कृषि मंत्री जी ने 2 पुस्तिकाओं का रिलीज़ किया है। एक बुकलेट जो है क्रॉप स्पेसिफिक जो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉर एप्लीकेशन ऑफ ड्रोन्स इन पेस्टिसाइड्स के लिए किया है। इसके द्वारा जो क्रॉप्स के ऊपर कीटाणु लगते हैं उसको कैसे जो है ड्रोन के थ्रू काउंटर कर सकते हैं, इसके लिए स्पेसिफिक ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाया है। इससे फार्मर्स और सारे अन्य लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा कि उनको ये पता चलेगा कि कितना कीटाणु कितना भरना है, कितने ऊंचाइयों से ड्रोन को चलाना है और सारे जो है टेक्निकल बातें हैं जो इस बुकलेट में दिया गया है, काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। दूसरा बुकलेट है जो मिलेट मशीनरी के ऊपर है। आजकल जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स हम मना रहे हैं, तो इसके लिए हम लोगों ने जो है एक बुकलेट बनाया है जिसमें सारे मशीनरीज़ जो मिलेट्स को जो है उगाने से लेके मिलेट पोस्ट हार्वेस्टिंग और प्रोसेसिंग करने तक का मशीनरी कौन कौन से यूज़ होते हैं उसमें वो पूरा विवरण दिया गया है। ये दोनों बुक जैसे मिनिस्टर ने आज रिलीज़ किया है, अब सारे पब्लिक और फार्मर्स के लिए हम लोग जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको जो है रीजनल लैंग्वेजेस में भी करके, सो दैट सारे लोग जो है आराम से समझ पाएँ। इससे काफ़ी फ़ायदा होगा फार्मर्स को, फॉर ड्रोन प्रमोशन में काफ़ी फ़ायदा होगा। इसको जो है हम लोग अपने एग्रीकल्चर और FMTTI के वेबसाइट्स में इसको सॉफ्ट कॉपी डाल देंगे और जैसे ही रीजनल कॉपीज़ और हिंदी आएंगे उसका भी जो है ऑनलाइन वेबसाइट में डाल देंगे। नहीं, ये ड्रोन्स जो है ऑलरेडी जो है फार्मर्स के पास पहुंच चुका है, फार्मर्स काफ़ी अवेयर हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है हमारे स्मैम स्कीम में सब्सिडी देते हैं फार्मर्स को कि वो लोग ड्रोन्स जो है आसानी से ख़रीद सकें। और हम लोग जो है ICR इंस्टीट्यूट्स और एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ और KVKs वगैरह को हमने ड्रोन्स खरीद के डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए भी फंड्स दिया हुआ है, जिसकी वजह से अभी जो है KVKs और बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट्स और जिनको भी हम लोगों ने पैसे दिया है सबको जो है ड्रोन प्रमोशन के लिए फील्ड में जाके फार्मर्स को इकट्ठा करके प्रमोशंस कर रहे हैं। लार्ज स्केल में अभी हो रहा है। तो मैं तो कहना चाहूँगी कि ड्रोन ऑलरेडी फार्मर्स को पहुँच चुका है, उसका फ़ायदा ऑलरेडी फार्मर्स जानते हैं। बस ये है कि उनको अभी उसको अपने रेगुलर यूज़ में लाना है और टेक्नोलॉजी को अपनाना है। स्मैम के अंडर में कस्टम हायरिंग सेंटर्स और बाकी जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके थ्रू हम लोग जो है रेंटल बेसिस पे भी ड्रोन्स दे रहे हैं। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों जानकारी दें आपको कि कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब आपको दिखाते हैं हमारा अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं किसान क्रेडिट कार्ड की, यानी कि केसीसी के बारे में आज जानकारियां हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। बहुत से ऐसे किसान हैं जो अपना केसीसी बनवा चुके हैं और इससे लाभ भी ले रहे हैं, लेकिन कुछ वर्ग ऐसा भी है जो इसके बारे में अभी जागरूक नहीं है। तो फिर आइए उन्हें भी जागरूक करते हैं और केसीसी के लाभ उन्हें भी बताते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए बिना किसी बाधा के समय पर ऋण उपलब्ध कराना था। भारत सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को ब्याज पर 2% की आर्थिक सहायता देती है और समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% की प्रोत्साहन छूट देती है। इस तरह केसीसी पर सालाना ब्याज दर 4% आता है। सभी योग्य किसानों को उनके कृषि कार्यों के लिए आसानी से और समय पर कृषि ऋण प्रदान किए जाएं, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि के लिए उत्पादक सामग्रियों जैसे बीज, उर्वरक और कीटनाशक आदि खरीदने के लिए सक्षम बनाना है। सरकार ने किसानों के हित में बड़े कदम उठाते हुए 2019 में केसीसी में ब्याज दर में आर्थिक सहायता का प्रावधान शामिल करते हुए इसका लाभ डेयरी उद्योग समेत पशुपालकों और मछली पालकों को भी देने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में किसानों को लाने के लिए फरवरी 2020 से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वर्ष 2012 से केसीसी योजना को और सरल बनाया गया है। इसके तहत लाभार्थियों को एटीएम सक्षम डेबिट कार्ड के प्रावधान सहित एक बार में दस्तावेजीकरण की सुविधा, सीमा में निर्माण लागत में वृद्धि और सीमा के भीतर कितनी भी संख्या में निकासी आदि की सुविधाएं दी गई हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और नाबार्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार इस अभियान के तहत 29 जनवरी 2021 तक देश भर के किसानों को 1.76 लाख करोड़ रुपए की खर्च सीमा के साथ 187.03 लाख केसीसी स्वीकृत किए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की वजह से किसान अपनी फसल का बीमा भी करवा सकते हैं, जिस किसी भी कारण से अपनी फसल नष्ट होने पर उनको मुआवजा भी दिया जाता है, जैसे बाढ़ की स्थिति में फसल का डूब के नष्ट हो जाना या सूखा पड़ने पर फसल का जल जाना आदि सुविधाओं में यह किसान क्रेडिट कार्ड बहुत ही ज्यादा काम आता है। इसकी वजह से किसान लाभ उठा सकते हैं। सस्ती ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने के इस अभियान से न सिर्फ किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, बल्कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और कृषि तथा इससे जुड़े क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही हमारे देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी इस मुहिम की विशेष भूमिका होगी। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ आपको जानकारी दें आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें हमारा ये कार्यक्रम आप दोबारा देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। इसके अलावा आप हमसे जुड़ भी सकते हैं, अपनी जो जानकारियाँ हैं या फिर कोई सुझाव है वो हमसे साझा भी कर सकते हैं। ईमेल कीजिए हमें, ईमेल ID है krishidarshan@gmail.com।
आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।